माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे अपना जो सीरीज है लेबर लॉ का, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। एंड ईपीएफओ का एग्जाम काफी करीब आ चुका है। अगर आपने अभी तक इसकी तैयारी नहीं शुरू की है तो मात्र 60 दिन है, कर सकते हो बड़े आसानी से, प्रोवाइडेड आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये सब सब्जेक्ट जीएस के तौर पे कवर करना पड़ेगा और ये सीरीज को पूरा देखना पड़ेगा। ये तीनों सब्जेक्ट को मैंने एक 20 दिन के प्लान में कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो, पीडीएफ भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग लेबर पॉलिसी इन इंडिया बात कर रहे हैं। ठीक है, लेबर पॉलिसी इन इंडिया, ये हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले बता दूं, चैनल पे अगर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस होंगे, अगर बेल आइकन प्रेस करते हो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा उसका। तो जो लेबर पॉलिसी है हमारे कंट्री में, ये कहीं ना कहीं स्पेसिफिक नीड के हिसाब से इवॉल्व होती रही है, सिचुएशन के हिसाब से कंट्री के इवॉल्व होती रही है। एंड ब्रॉडली ये दो चीज़ों को सूट करने के लिए बनाई जाती है हमारी पॉलिसी, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहला तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने मॉडल चुना था आज़ादी के बाद, वो हमने प्लानिंग के हिसाब से चुना था कि हम लोग पहले प्लान करेंगे और उसके बाद हम लोग डेवलप करेंगे। तो 5 ईयर प्लान जो आता था वो शुरू से ही हमने प्लान्ड इकोनॉमी के हिसाब से प्लान किया था। तो लेबर पॉलिसी भी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। साथ में दूसरा है सोशल जस्टिस, समाज को जस्टिस दिया जाए, उसके लिए भी हमारा लेबर पॉलिसी इवॉल्व करता है इसी के इर्द गिर्द। समाज में हमारे लेबर भी आते हैं, इनके भी सोशल जस्टिस की बात करें हम लोग तो उससे रिलेटेड पॉलिसी हमारी सरकारें बनाती रही हैं, शुरू से ही इवॉल्व होती रही हैं, पॉलिसियाँ चेंज होती रही हैं। डायनेमिक सिचुएशन होता है, कई बार सिचुएशन के हिसाब से चेंज की जाती है, तो सिचुएशन के हिसाब से ये इवॉल्व होती रही है। ठीक है, अब हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं लेबर पॉलिसी जो भारत में शुरू से रही है। ठीक है, हाइलाइट्स देख लेते हैं लेबर पॉलिसी की। तो पहला है, जो हमारा लेबर पॉलिसी है वो हमेशा कोशिश करता है ताकि अट्रैक्ट किया जाए पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना तो हमारा टारगेट रहा है, हमारी लेबर पॉलिसी का टारगेट रहा है। मतलब पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आए ही ना। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता रहे, इसके लिए हमने कोशिश हमेशा शुरू से ही किया है। अब देखो होता क्या है कि लेबर पॉलिसी आप हार्ड कर दोगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दोगे, लेबर को इतना ज़्यादा राइट दे दोगे कि वो बिल्कुल ही काम ही ना कर पाए, तो वो भी ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि कंपनियां इस्टेब्लिश करने से पहले घबराती हैं, सोचती है कि यहाँ तो लेबर पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, इससे क्या है हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा हो कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में अट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा है, नई जॉब्स क्रिएट की जाए, ये भी जरूरी है, उसी के हिसाब से हमारी लेबर पॉलिसी भी इवॉल्व होती रहती है। तीसरा है, न्यू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे आपको पेंशन नहीं है, जहाँ पे आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है, जहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, आप बस जा रहे हो, मजदूर टाइप काम कर रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले बंदे को जॉब सिक्योरिटी रहती है, हर सोशल सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी सोशल सिक्योरिटी को पहुँचाया जाए लेबर के लिए, ये भी हमारे लेबर पॉलिसी का शुरू से ही कहीं ना कहीं मोटो रहा है, कहीं ना कहीं प्रयास रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर पे आता है यूनिफाइड एंड बेनिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स ऑफ वेलफेयर बोर्ड्स। ठीक है, जो वेलफेयर बोर्ड्स होती हैं, जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए कदम उठाती हैं, वहां पे
कहीं ना कहीं उसका जो मैनेजमेंट है फंड्स का वो काफ़ी बेनिफिशियल मैनेजमेंट हो। इसके जो फंड्स का मैनेजमेंट है वो यूनिफाइड मैनेजमेंट जो है वो यूनिफाइड हो एंड बेनिफिशियल हो, यूनिफाइड एंड बेनिफिशियल हो, ताकि कहीं ना कहीं लेबर को फायदा मिलता रहे। तो वेलफेयर बोर्ड को भी रेगुलेट करना ये हमारे पॉलिसी का मोटो रहा है। इसके अलावा जो वल्नरेबल वर्कर्स होते हैं उनके बेनिफिट के लिए फंड का प्रायोरिटाइजेशन करना, उनको एलोकेट करना। जो हमारे वल्नरेबल वर्कर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं फंड्स की जो प्रायोरिटी है उसको डिसाइड की जाए कि इस सेक्टर में इनके वेलफेयर के लिए हम फंड हमेशा एलोकेट करते रहें। ये भी हमारे लेबर पॉलिसी का पार्ट रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इसके अलावा मॉडल एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट रिलेशन बना रहे, मॉडल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन ये बना रहे। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर का रिलेशन बना रहेगा अच्छे से तो दोनों प्रोडक्टिव रहेंगे, प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी अल्टीमेट गोल होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, इसी से आप सोशल सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सकते हो, समाज में जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट हमारा होना चाहिए। क्या प्लान है आपका लॉन्ग टर्म का प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, वो भी हमें प्लान करना पड़ता है। वो लेबर पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है शुरू से। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स फॉर वर्कर्स। देखो वर्कर्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्कर्स सबसे निचले लोग होते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट में तो ये बैठे नहीं है, ये जितना काम करते हैं उतनी सैलरी मिलती है इनको, और इनका जो लाइफ है सोशल सिक्योरिटी इनको मिलता नहीं है। तो वो सोशल सिक्योरिटी मिलती रहे। सोशल सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि इंश्योरेंस, इनकी लाइफ का इंश्योरेंस हो, इनको पेंशन मिले, इनको तमाम सुविधाएं मिले जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कर को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड इनको दिया जाए। ठीक है, ये भी हमारे टारगेट रहा है हमारी पॉलिसी का। इसके अलावा जो वाइटल इंडस्ट्रीज हैं उनको पब्लिक यूटिलिटीज डिक्लेयर किया जाए। जो वाइटल इंडस्ट्रीज हैं उनको पब्लिक यूटिलिटीज डिक्लेयर किया जाए। वाइटल इंडस्ट्री से मेरा मतलब है जैसे कि रेलवे, जैसे कि टेलीफोन, टेली एक्सचेंज मान लो, जैसे कि वाटर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है ना, फूड से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, वैसी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक यूटिलिटीज में काम करती हैं उनको डिक्लेयर करना भी जरूरी है। ये कौन करता है? हमारे लेबर पॉलिसी के हिसाब से इसको किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल कंसिलिएशन मैकेनिज्म होना चाहिए। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ से ज्यादा है, मोर देन 150 करोड़, 150 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है किसी प्रोजेक्ट में, उसको कहीं ना कहीं स्पेशल कंसिलिएशन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल कंसिलिएशन मैकेनिज्म होना चाहिए। ये भी हमारे लेबर पॉलिसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमेटी, मैक्स सेक्टर्स। कहने का मतलब है कि देखो
कुछ सेक्टर में आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन कमिटी दे दिया, उस वो सेक्टर फले फूले, और कुछ सेक्टर में आपने नहीं दिया तो वो वहाँ पे अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत बड़ा टर्म है, यही डिटरमाइन करता है कि ग्रोथ होगा कि नहीं, प्रोडक्टिविटी होगी कि नहीं। तो कोशिश करना, ये प्रयास हमारा शुरू से ही हमारे पॉलिसी का, इंडस्ट्रियल जो हमारे लेबर पॉलिसी है उसका ये प्रयास रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कमेटी मैक्सिमम सेक्टर को दी जाए, ठीक है। इसके अलावा लेबर लॉ रिफॉर्म होता रहना चाहिए टाइम के हिसाब से, लेबर लॉ रिफॉर्म्स ट्यून्ड विथ टाइम, टाइम के हिसाब से हमेशा लेबर, अब देखो एक लेबर लॉ बना दिया, वो हो सकता है कि आज की डेट में रिलेवेंट है, हो सकता है कि 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो रिलेवेंट ना रहे, उस केस में रिफॉर्म भी होना चाहिए। तो ये भी हमारा प्रयास रहा है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, ठीक है, शुरू से ही। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, जैसे कि स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट होना चाहिए, लेबर जुडिशरी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स फॉर एक्सपेडाइटिंग एंड स्ट्रीमलाइजिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर जुडिशरी। लेबर जुडिशरी से मेरा मतलब क्या है, लेबर जुडिशरी क्या होता है समझो, ऐसी जुडिशरी जो लेबर को डील करती है, लेबर से रिलेटेड मैटर्स को डील करती है, जैसे कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं या फिर लेबर कोर्ट्स बोलते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं इनमें मॉडर्नाइजेशन, इनमें अमेंडमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा शुरू से ही प्रयास रहा है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इन ट्यून विद द टाइम। अब देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वो भी तो हमेशा के लिए नहीं है, हो सकता है कि एक समय के लिए वो ठीक था लेकिन आज समय बदल गया तो वो भी अमेंडमेंट खोज रहा है, ऐसा हुआ भी है। ये शुरू में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हुआ करता था 1929 में, 1947 में इसे हमने अमेंड किया और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, उसके बाद फिर इसे हमने 2010 में अमेंड किया। ये सारे हमने पढ़ी है प्रीवियस वीडियो में। तो इसका भी अमेंडमेंट जो है ये हमारा पॉलिसी का प्रयास रहा है हमेशा। इसके अलावा इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, जो लेबर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, इसका इफिशिएंट फंक्शनिंग होते रहना चाहिए। इसमें कुछ अगर चेंज लाना है, कोई प्रयास, तो वो भी जरूरी है, ये भी हमारे लेबर पॉलिसी का ही पार्ट है। इसके अलावा और भी कुछ प्रयास देखते हैं, लेबर पॉलिसी के हाइलाइट्स हम लोग देख रहे हैं। मोर लेबर सेक्टर्स अंडर मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट देखो, मिनिमम वेज एक्ट, ये एक एक्ट है जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि किसी लेबर को मिनिमम से मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए, उससे भी नीचे अगर मिल रहा है तो वो गलत है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्पेशली आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी कभी कभी काम होता होगा तो आप ट्राई करते हो मिनिमम वेज दे के काम चला दिया जाए। आप सोचते हो कि जो काम 500 रुपये का है वो 200 में लेबर कर दे, ये आप सोचते हो, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेशन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन प्रयास हमेशा शुरू से ही सरकार करती रही है। मिनिमम वेज एक्ट से डिसाइड किया जाता है कि सीलिंग क्या है, कितना मिनिमम वेज एक पर्टिकुलर लेबर को मिलना चाहिए पर दिन, पर डे की दहाड़ी जिसको कहते हैं। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं इसमें अमेंडमेंट होता रहना चाहिए। मान लो आज मैंने कुछ डिसाइड किया कि एक लेबर को मिनिमम वेज मान लो 400 रुपये मिलना चाहिए पर दिन का, और ये क्या 100 साल बाद उतना ही मिलता रहेगा तो चलेगा काम? नहीं चलेगा। इसके लिए इसको रिवीजन चाहिए, रिवाइज होता रहना चाहिए, वो भी प्रयास शुरू से ही रहा है हमारे लेबर पॉलिसी का, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं, मैक्स जो सेक्टर्स हैं वो मिनिमम वेज एक्ट के अंदर आए, मिनिमम वेज एक्ट के अंदर मैक्सिमम सेक्टर को लाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर एक्ट को बहुत ही एग्रेसिवली इन्फोर्स करना। चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें बेसिकली प्रोहिबिट किया गया है 14 से कम उम्र के बच्चों को, और इनफैक्ट 18 से भी कम उम्र के बच्चों के लिए कंडीशनल इसमें वो है, रिस्ट्रिक्शंस है। 14 से नीचे वाले को तो कहीं भी नहीं एम्प्लॉय कर सकते आप, किसी भी, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत गलत माना जाता है।
तो इसके बहुत सारे प्रावधान है। खैर हम लोग इसको मैंने पॉलिटी में भी कवर किया है, बहुत जगह कवर किया है। फिलहाल हम लोग हाईलाइट देख रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बारे में यही बता दूं कि इसको इन्फोर्स किया जाए एग्रेसिवली, ये भी हमारा शुरू से प्रयास रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए मिलनी चाहिए। वर्कर्स के लिए मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्या होता क्या है हमारी कंट्री में, जो मेन हमारे अन्नदाता हैं यही तो लोग हैं जो प्रोडक्शन कराते हैं, इन्हीं को मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। इनको बेचारों को सरकारी अस्पताल में धक्के खाने पड़ते हैं और वहाँ भी फैसिलिटी कैसी है आपको मालूम है। तो इनको भी मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहे, इसका प्रयास हमारा शुरू से ही रहा है। रिहेबिलिटेशन पैकेजेस फॉर डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, जो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स हैं, डिस्प्लेस्ड क्या होता है, ऐसे वर्कर्स मान लो किसी पार्टिकुलर एक यहाँ पे मान लो एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ये यहाँ पे कपड़ा टेक्सटाइल बनाती थी, अब ये ताला लग गया यहाँ पे किसी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसके वर्कर्स कहाँ जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। अब इन वर्कर्स को कुछ तो मिलना चाहिए रोजगार, ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे, वरना ये तो मौत के कगार पे आ जाएंगे। तो डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के लिए भी रिहेबिलिटेशन का पैकेज होना चाहिए। ये सरकार हमारी शुरू से ही प्रयास करती रही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चरिंग इन फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कंप्यूटराइजेशन एंड अपडेटिंग ऑफ डाटा यूज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये क्या है भैया? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह होता है जहाँ पे मैक्सिमम जॉब्स की आपको जानकारी मिलती है कि हाँ इस सेक्टर में यहाँ जॉब है, इस सेक्टर में यहाँ जॉब है। यहाँ पे आप अप्लाई करते हो और आप जॉब जो खाली है वो पाते हो। इसके फंक्शनिंग को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, इसका कंप्यूटराइजेशन जरूरी है, इसके डाटाबेस को अपडेट करना, ये भी हमारा टारगेट रहा। इसके अलावा रिवैम्पिंग ऑफ करिकुलम एंड कोर्स कंटेंट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे ITI, जैसे कि ITI की आप ट्रेनिंग करते हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो रिक्वायर्ड जो चेंज होना चाहिए वो उनके करिकुलम कोर्स को रिवैम्प करना, उनको बेहतर बनाना, ताकि जो मैन पावर यहाँ से निकले, जो वर्क फोर्स यहाँ से निकले पढ़ के, वो काफ़ी अच्छा वर्क फोर्स हो। ठीक है, उसको भी फायदा होगा और प्रोडक्शन में भी बेनिफिट होगी। ज्वाइंट सेल ऑफ लेबर डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट टू स्टडी चेंजेस इन लॉज एंड रूल। एक ज्वाइंट सेल बनाओ जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के भी लोग हों और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के भी लोग हों। ये दोनों जो इकोनॉमी में या फिर कंटेम्प्रोरी जो चेंजेस आ रहे हैं इस सेक्टर से, लेबर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको स्टडी करें और उस पर रिसर्च करके सजेशन दें। तो ज्वाइंट सेल का भी होना जरूरी है। ये सारे हमारे लेबर पॉलिसी के हाइलाइट्स रहे हैं, शुरू से हाइलाइट्स रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक वीडियो में दे दिया। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू लेबर लॉज, जैसे कि आर्टिकल्स क्या क्या हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमें राइट्स मिला है लेबर से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।